मॉर्निंग। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम BA थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है आपका आधुनिक विश्व का इतिहास, उसी की हम चर्चा जारी रखेंगे। पिछले टॉपिक में मैंने आपको चीन के संदर्भ में जो अफीम युद्ध लड़े गए उनके संदर्भ में हमने डिस्कशन किया था। आज हम जापान का जो आधुनिकीकरण हुआ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, या मेइजी पुनर्स्थापना, जापान में जो मेइजी पुनर्स्थापना का युग आरंभ हुआ, इसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जापान के बारे में थोड़ी सी हम सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जापान का जो भौगोलिक स्वरूप है उसमें लगभग 3000 के लगभग उसमें हम द्वीप हमें मिलते हैं। 3000 के द्वीप, 3000 के लगभग उसमें द्वीप है, लेकिन 600 द्वीपों पर ही उसकी आबादी बसी हुई है। जापान में द्वीपों की संख्या तो 3000 के लगभग बताई जाती है, लेकिन 600 द्वीपों के आसपास ही उसकी आबादी बसी हुई है। इन 600 द्वीपों में भी 6 प्रमुख द्वीप हैं, जिनमें हम बात करें होक्काइडो, होक्काइडो और होन्शु, ये 2 द्वीप ऐसे हैं जिसमें जापान के 6 प्रमुख शहर स्थित हैं। इसके अलावा शिकोकू, क्यूशु, सकालीन और फॉर्मोसा, ये 6 मुख्य द्वीप जापान के हैं। कौन कौन से? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, चौथा कौन सा है? क्यूशु, पांचवा है सकालीन और छठवा है फॉर्मोसा। ये 6 मुख्य द्वीप है जापान में। मैंने जैसा आपको बताया कि द्वीपों की संख्या तो लगभग 3000 है अगर हम बात करें, लेकिन 600 द्वीपों पर उनकी आबादी बसती है, बाकी द्वीपों पर आबादी नहीं बसती है। उन 600 द्वीपों में भी 6 मुख्य द्वीप है, जिसमें होक्काइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशु और सकालीन फॉर्मोसा। इनमें से 2 जो द्वीप हैं होक्काइडो और होन्शु, इनमें जापान के 6 प्रमुख नगर स्थित हैं, 2 द्वीपों में। बाकी द्वीप भी काफी महत्वपूर्ण है। फॉर्मोसा का जो द्वीप है जापान को 1895 में चीन से प्राप्त हुआ था। चीन ने जापान को ये द्वीप दे दिया था संघर्ष के पश्चात। जापान को आप सभी को मालूम है कि उगते सूरज का देवता, उगते सूरज का देश भी जापान को कहा जाता है। इसके पीछे जापानी दंत कथाएं प्रचलित हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। जापानी दंत कथाओं के अनुसार जापान के जो देवता थे इज़ानागी देवता और देवी इज़ानामी देवी, ये 2 देवी देवता थे जापान में मुख्य रूप से, जो काफ़ी पूजनीय समझे जाते थे। उनके दंत कथाओं में इज़ानागी और इज़ानामी देवी, इज़ानागी देवता और इज़ानामी देवी, इन दोनों के सहयोग से ही जापान का प्रादुर्भाव हुआ। ये जापानी दंत कथाओं में हमें देखने को मिलता है। जब इज़ानागी देवता अपनी बाईं आंख धो रहा था, तब उसी बाईं आंख से सूर्य देवता का उदय हुआ, उनका जन्म हुआ सूर्य देवता का, जिसको अमतेरेसु बोला जाता है। जापान में सूर्य देवता को क्या बोला जाता है? अमतेरेसु बोला जाता है। उसकी उत्पत्ति हुई उनकी बाईं आंख से। सूर्य देवता के ही पोते विनिगोना मिकोतो, ये सूरज देवता के पोते थे। उसे पृथ्वी पर शासन करने के लिए भेजा गया, और पृथ्वी पर शासन करने के लिए वे क्योशु द्वीप पर प्रकट हुए। कौन से द्वीप पर प्रकट हुए? चौथे वाले पर, क्योशु द्वीप पर वे प्रकट हुए। और इसी दंत कथाओं के अनुसार इसी वजह से जापान को उगते हुए सूर्य का देश अथवा दाई निप्पन के नाम से भी कहा जाता है। दाई निप्पन, उगते हुए सूर्य का देश या दाई निप्पन भी कहा जाता है। इसी जो सूरज के पोते थे सूर्य देवता के, विनिगोनो मिकोतो का एक पड़पोता था जिमू तेनो,
बड़पोता जिम्युतनो हुआ, जिसको जापानी इतिहास का प्रथम सम्राट माना जाता है। किसको? जिम्युतनो। ये जापानी दंत कथाओं का इतिहास है जो उगते हुए सूर्य के संदर्भ में मैंने आपको जानकारी दी। लेकिन यहाँ हम मुख्य रूप से बात करेंगे जापान में पश्चिमी देशों का प्रवेश, उसके पश्चात जापान में जो आधुनिकीकरण हुआ, मेजी पुनर्स्थापना हुई, उसके ऊपर हम चर्चा मुख्य रूप से करेंगे। जैसा कि 16वीं सदी में 15वीं-16वीं सदी में यूरोप के देशों में पुर्तगाल, स्पेन, डच, ब्रिटिश, फ्रांस आदि देशों ने अपनी यात्राएं शुरू कर दी, समुद्री यात्राएं। जब भारत में प्रवेश किया, चीन में प्रवेश किया, तो जापान को वे कैसे अछूता छोड़ने वाले हैं। तो 1616वीं सदी के प्रारंभ में जैसा कि भारत में पुर्तगालियों ने प्रवेश किया था सबसे पहले, उसी तरीके से जापान में भी 16वीं सदी के प्रारंभ में 1543 के आसपास पूर्वार्ध में पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रवेश किया और इसी के साथ साथ इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी जापान में शुरू कर दिया। तो एक तरह से हम कहें कि जापान में सबसे पहले जो ईसाई धर्म प्रचारक थे पुर्तगाली, वह प्रवेश किया उन्होंने, और 16वीं सदी के पूर्वार्ध में वहाँ पर उन्होंने अपने धर्म आदि का प्रचार प्रसार उन्होंने शुरू कर दिया। 16वीं सदी के अंत तक हम देखते हैं कि ईसाई मिशनरियों के पश्चात विभिन्न कुछ मुख्य देश जो जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, डच ये मुख्य देश थे, इनके जो व्यापारी थे उन्होंने भी जापान में प्रवेश प्राप्त कर लिया। ईसाई मिशनरियों ने पहले प्रवेश किया था। 16वीं सदी के अंत तक हम देखते हैं कि पुर्तगाल, स्पेन और डचों के जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने जापान में प्रवेश कर लिया। इससे जो जापान का एक तरह से यूरोप के साथ एक तरह से संपर्क स्थापित हो चुका था। इससे लेकिन जापान के जो लोग थे वे काफ़ी सशंकित हो उठे और उनको अपनी संस्कृति के पतन होने के और संस्कृति में इनके भारी दखल से उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी। अतः इस पर जापानी सम्राटों और जापान के जो सैनिक गवर्नर है, सामंतवादी शोगुन कहा जाता है, उन पर निरंतर जापानी लोगों का प्रेशर बनता रहा और इस वजह से जापान को सबसे पहले 1614 ईस्वी के आसपास यानी कि 17वीं सदी के प्रारंभ में ईसाई धर्म प्रचारकों पर बैन लगाना पड़ा और 1637 तक देखते हैं हम 1637 तक आते देखते हैं कि जापानी सरकार ने सभी जो यूरोपीय व्यापारी थे उनके जापान में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह हम देखें तो आने वाले 200 वर्षों तक जापान एक तरह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ रहा और अपने एक तरीके से वे अपना जीवन व्यतीत करते रहे। 200 वर्षों तक किसी यूरोपियंस का जापान में प्रवेश नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। जब चीन में यूरोपियन ने प्रवेश करना शुरू कर दिया 19वीं शताब्दी में, तो जापान कैसे अछूता रह सकता था। अतः 19वीं शताब्दी में प्रशांत महासागर में जो यूरोपीय हलचलें शुरू हुई उसका प्रभाव जापान में भी पड़ा। तो जापान में जो सबसे पहले यूरोपियों ने हालांकि प्रवेश तो बहुत पहले कर लिया था, लेकिन 200 वर्षों तक उनको निकाल दिया था। लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी में यूरोपियन ने फिर प्रवेश किया। उनमें भी सबसे पहले अमेरिकन्स ने प्रवेश किया और अमेरिकन्स में प्रवेश करने वाले एक कमांडर थे कमोडोर पेरी। अमेरिकी युद्धपोतों के प्रमुख थे कमोडोर पेरी। ये अपने लाखों लश्कर के साथ 4 युद्धपोतों के साथ जापान पहुंचे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब चीन में प्रवेश हो चुका था किनका, यूरोपियंस का, तो जापान में भी चूँकि अब अमेरिका वगैरह के नाल जो लोग थे वहाँ पहुँचने लग गए और एक तरह से जापान में जो सबसे पहले घुसपैठ हुई 19वीं शताब्दी में अमेरिकन्स के द्वारा ही हुई। इनमें कमोडोर पेरी का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। 3 जुलाई 1853 के आसपास कमोडोर पेरी 4 युद्धपोतों, जुलाई 1853 में 4 युद्धपोतों के साथ येतो यानी कि टोक्यो, उस समय टोक्यो का नाम था येतो, टोक्यो की खाड़ी में पहुंचा और कमोडोर पेरी ने जापानी अधिकारियों से संपर्क किया, उनसे प्रार्थना की कि जापान के बंदरगाह को अमेरिकन जो युद्धपोत उनको ठहरने की परमिशन दी जाए और वे अगले वर्ष फिर आएंगे अपने युद्धपोतों के साथ, उनको ठहरने की परमिशन दी जाए। जापान के जो शोगुन थे सैनिक गवर्नर, उनके ऊपर भी चर्चा हम आगे करेंगे थोड़ा सा। सैनिक गवर्नर को उन्होंने एक तरह से प्रवेश दे दिया, उनको परमिशन दे दी और अगले वर्ष वे 8 युद्धपोतों के साथ, कौन, कमोडोर पेरी जो अमेरिकन्स थे, 8 युद्धपोतों के साथ जापान पहुँचे, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया। फरवरी 1854 में का ये घटनाक्रम है।
उनका स्वागत किया गया जापानी शोगुनों के द्वारा। और इसी कड़ी का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने जापान के साथ एक संधि की जो कनागावा संधि के नाम से परिचित है। कौन सी संधि? कनागावा संधि, मार्च 1854। अमेरिका व जापान के मध्य, कनागावा संधि किसके मध्य हुई थी? जापान और अमेरिका के मध्य। 1853 में जैसे कि मैंने बताया कमोडोर पेरियार जापान के शोगुन से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने अगले साल परमिशन दे दी, तो आखिरी पुत्र के साथ वहाँ आए। और फिर उन्होंने जब इतनी परमिशन दे दी तो उन्होंने प्रेशर बनाया जापान के ऊपर कि अब हमसे संधि कीजिए, क्योंकि चीन में भी इस तरह के घटनाक्रम हो चुके थे। अतः जापान को अमेरिका के साथ संधि करनी पड़ी जो कनागावा के नाम से प्रसिद्ध है, जो 31 मार्च 1854 को हुई थी। इस संधि की क्या क्या शर्तें थी उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। विदेशी जहाज़ों को अब ये अधिकार दिया गया, कनागावा संधि के द्वारा विदेशी जहाज़ों को ये अधिकार दिया गया कि वे नागासाकी जो जापान के प्रमुख बंदरगाह था, वे अन्य 2 बंदरगाह शिमोद और होकोदाते, नागासाकी के अलावा शिमोद और होकोदाते बंदरगाह पर रसद आदि के लिए ठहर सकते हैं। इस संधि के द्वारा जब विदेशियों को ये अधिकार मिल गया कि वह नागासाकी, शिकोद और होकोदाते नामक जो बंदरगाह थे जापान के, वहाँ पर रसद आदि के लिए जब विदेशी जो जहाज है वह ठहर सकते हैं। दूसरा, इसमें क्या शर्त जोड़ी गई संधि में? विदेशियों के साथ परम मित्र राष्ट्र का व्यवहार किया जाएगा। जो भी विदेशी आएंगे उनके साथ परम मित्र राष्ट्र का व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये दूसरी शर्त थी संधि की, कनागावा संधि की। तीसरा, शिमोदा में एक वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा, जहाँ पर अमेरिकी दूतावास उन्होंने नियुक्त किया। एक तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु था कि शिमोदा जो जापान के प्रमुख बंदरगाह था, वहाँ पर वाणिज्य दूतावास की स्थापना की जाएगी इस संधि के द्वारा। अतः ये संधि जब अमेरिका से की गई 31 मार्च 1854 को, तो अन्य यूरोपीय राष्ट्र जो प्रशांत महासागर में निगाहें टिकाए हुए थे जापान में, चीन में वो हलचलें कर चुके थे। अतः वो जापान में जो निगाहें टिकाए हुए थे, तो अतः अन्य यूरोपियन देश भी अब जापान के लिए संधि करने के लिए उत्साहित हो गए और उनको जापान को उनसे भी संधि करनी पड़ी। कौन सी? 1854 में ब्रिटेन के साथ जापान को संधि करनी पड़ी, 1855 में रूस के साथ और 1856 में डचों ने भी जापान के साथ संधि की, जिसमें इसी प्रकार की शर्तें उनके साथ रखी गई। इस प्रकार से कनागावा संधि ने एक तरह से यूरोपीय जो राष्ट्र थे, अमेरिकन्स थे, उनके लिए एक तरह से क्या खोल दिया? उन्होंने मार्ग खोल दिया। अतः अमेरिका की संधि के पश्चात जापानियों को भी अन्य देशों के साथ भी संधि करनी पड़ी। अब यहाँ पर चूंकि अब संधि शुरू हो चुकी थी, तो चाहते थे कि और भी जापान से और भी कुछ अधिकार हम प्राप्त कर सके, जैसे कि कनागावा की संधि के अनुसार एक वाणिज्य दूतावास शिमोद जो द्वीप था जापान का, वहाँ खोला गया था। वहाँ पर एक अमेरिकी महावाणिज्य दूत टाउनशेंड हेरी वहाँ पर नियुक्त थे, तो उनकी नियुक्ति अमेरिका ने की। उन्होंने जापान पर एक तरह से प्रेशर बनाया और कहा कि अब दोबारा हमसे एक संधि की जाए। 1856 में ये संधि, ये टाउनशेंड, क्या नाम है, वाणिज्य दूत कौन थे? टाउनशेंड हैरिस की नियुक्ति हुई 1856 में जापान। ठीक है ना। अब इन्होंने प्रेशर बनाया जापान के ऊपर कि भाई हमसे और अधिकार हमको दिए जाए। उनको ये भी डराया धमकाया कि अब ऐसा नहीं रहे कि जापानी अधिकारी ऐसा ना करे कि विदेशियों को आने से रोका जा सके। और जापानियों अधिकारियों को उन्होंने ये भी बतला दिया कि जिस प्रकार चीन में विदेशियों ने हस्तक्षेप किया है, उसी प्रकार जापान में भी हो सकता है। अतः ये डराया धमकाया गया जापान के अधिकारियों को। अतः 29 जुलाई 1856 को जापान ने टाउनशेंड हैरिस जो अमेरिका के महावाणिज्य दूतावास थे, उनके साथ भी एक संधि की। इस संधि के अनुसार क्या हुआ कि 4 नए बंदरगाह, 3 तो पहले ही उनको मिल गए थे ठहरने के लिए, 4 नए बंदरगाह कनागावा, नागासाकी, निक्तो, हयोगो अमेरिका के लिए खोल दिए गए। अमेरिका के लिए पूरी तरह से
खोल दिए गए। इस प्रकार से उनके बंदरगाहों की संख्या 7 होगी। इसी तरीके से विदेशी आक्रमण से जापान की रक्षा का वचन भी अमेरिकन ने दिया। विदेशी जो भी आक्रमण होगा जापान की सहायता अमेरिका करेगा। इसी तरीके से आयात निर्यात पर अमेरिका में से केवल 5% चुंगी कर लिया जाएगा। आयात निर्यात पर कितना प्रतिशत कर लिया जाएगा? 5% कर लिया जाएगा। विदेशी मुद्रा जापान में प्रवेश पा सकेगी। तो महावाणिज्य दूत टाउनशेंड हैरिस ने जुलाई 1856 में जापान के साथ ये संधि की। इस संधि से अमेरिका को काफ़ी फायदा हुआ और जापान में एक तरह से यूरोपियंस या विदेशियों का प्रवेश और एक कदम आगे बढ़ गया। जब इसकी सूचना 1856 वाली संधि की सूचना में यूरोपीय राष्ट्र को लगी, तब उन्होंने भी एक तरह से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। इससे पहले 4 जुलाई 1872 को संधि को दोहराने की भी शर्त इसमें सम्मिलित कर ली गई थी। इस प्रकार से इस संधि के कुछ ही हफ्तों के बाद हम देखते हैं कि जापान को डच, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस से भी संधि करनी पड़ी, जिसको सामूहिक रूप से 5 जातियों की संधि कहा जाता है। अमेरिकन हो गई, अमेरिकन के बाद डचों से की, रूस से की और इंग्लैंड से की और फ्रांस से। इस प्रकार से 5 देशों के साथ की संधि को क्या बोला जाता है? 5 जनजातियों की संधि। क्या बोला जाता है इनको? 5 जातियों की संधि बोला जाता है। इस प्रकार से जापान में एक तरह से यूरोपियों का प्रवेश, यूरोपीय बंदरगाहों का प्रवेश प्रारंभ हो गया। तो ये कुछ प्रारंभिक पृष्ठभूमि थी जिसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी। अब जापान में जो मेइजी पुनर्स्थापना हुई, जापान का जो आधुनिकीकरण हुआ, उसके परिप्रेक्ष्य में हम आगे जानकारी प्राप्त आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले हम एक व्यवस्था को देखते हैं, शोगुन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? शोगुन व्यवस्था। जापान में कौन सी व्यवस्था थी? शोगुन व्यवस्था। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 12वीं सदी में, हालांकि शोगुन कौन थे? सामंत होते थे, सैनिक गवर्नर बोल सकते हैं हम इसको। यानी कि ये जो सैनिक जो कार्य था सारा वो शोगुनों के हाथ में था। 12वीं सदी से ही जापान में योरितोमा, जब योरितोमा का शासन था जापान में के समय से जापान में शक्तिशाली सामंतों का उदय हो चुका था। सम्राट, शक्तिशाली जो सामंत थे उनको शोगुन की उपाधि दिया करते थे। उनको कौन सी उपाधि देते थे? सामंतों कौन सी उपाधि देते थे? शोगुनों की उपाधि दिया करते थे जापानी। कौन सी उपाधि दिया करते थे? शोगुनों की उनको उपाधि दिया करते थे। शोगुन का अर्थ होता है बर्बरों का दमन करने वाला, बर्बरों का दमन करने वाला सेना का सर्वोच्च अधिकारी। शोगुन का तात्पर्य क्या होता है? बर्बरों का दमन करने वाला सेना का सर्वोच्च अधिकारी। तो एक तरह से सैनिक व्यवस्था थी, एक सैनिक उपाधि थी, एक तरह से ये सामंतों की सैनिक उपाधि थी। शोगुन इसी समय जापान की सरकार का स्वरूप भी सैनिक होता गया। शोगुनों के उदय के साथ ही जब शोगुनों के पास ताकत ज़्यादा बढ़ने लगी, एक तरह से जापान में सैनिक व्यवस्था का स्थापित हो गया और सैनिकों का वर्चस्व वहाँ पर बढ़ने लग गया। इस व्यवस्था को बाकुफु और नाम, इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? सैनिक व्यवस्था को बाकुफु नाम दिया गया और इसके अध्यक्ष को शोगुन की उपाधि दी गई, जो दोनों ही सैन्यवादी दृष्टि को समझाते हैं। यानी कि बाकुफु, इस सैन्य व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? बाकुफु। और इसके जो अध्यक्ष होते थे उसको शोगुन नाम दिया गया। तो दोनों ही क्या होते थे? एक तरह से सैन्य उपाधियां होती थी। सैन्य क्या होते थे? उपाधियां हुआ करती थी। इस सैनिक वर्ग की एक नीति संहिता भी थी जिसको बुशिदो कहा जाता था। क्या थी? बुशिदो। इनकी क्या थी? इनकी एक सैन्य संहिता भी थी जिनको बुशिदो कहा जाता था, शोगुनों की। यानी कि शोगुनों के जितने भी नियम कानून थे वही बुशिदो के अनुसार ये किया करते थे। शोगुन के समय जापान की राजनीति का केंद्र जो बन गया था येदो, टोकियो, वो बन गया था, टोक्यो बन गया था। और जापान का सम्राट जिसको मिकादो कहा जाता था, उस समय जापान के सम्राट को क्या कहा जाता था? जापान में मिकादो कहा जाता था। वह क्योतो में निवास करता था। 2 प्रमुख है यहाँ पर, येदो यानी कि टोक्यो। ये तो था
इनका हेडक्वार्टर शोगुनों का हेडक्वार्टर। और जापानी सम्राट इसको क्या कहा जाता था? मिकोतो। क्या कहा जाता था? मिकोतो। ये कहाँ निवास करता था? कहाँ निवास करता था? क्योतो में। क्योतो में ये निवास करता था। इस प्रकार से क्योतो में निवास करता था। इसकी सहायता के लिए जापानी सम्राट मिकादो की सहायता के लिए मंत्रीगण भी और मंत्री परिषद भी हुआ करती थी, जिसको कुगी कहा जाता था। उनसे राजा मंत्री मंत्रणा आदि किया करता था। शोगुन का पद समाप्त करने के लिए विभिन्न शोगुन का पद प्राप्त करने के लिए विभिन्न सामंतों में का संघर्ष चला करता था, क्योंकि ये काफ़ी मलाईदार पद था और राजा के बाद ही सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन कुछ समय में राजा से भी शक्तिशाली पद हो गए थे शोगुनों को, इन्हीं की चला करती थी। तो शोगुन का पद प्राप्त करने के लिए क्या हुआ करता था? आपस में सामंतों में संघर्ष चला करता था। 1192 से 1199 तक योरोतोमा वंश ने और 1199 से 1603 तक तोजी और आशाकागी वंशों ने और 1603 से 1867 तक जब तक शोगुन का पद रहा, तोकुगावा वंश ने शोगुन के पद को सम्मानित किया। शोगुन के पद पर ही आसीन रहे इन्हीं वंशों से। 1192 से 1199 तक योरोतोमा वंश ने और 1199 से 1603 तक दोजी और आशाकागी जो वंश थे उन्होंने 1603 से और 1607 तक तोकुगावा वंश ने शोगुन के पद पर क्या किया? सम्मानित किया। एक तरह से उनको ये पद इनको प्राप्त होता रहा। जो अंतिम जो शोगुन था जापान का 1867 में उनके पद की समाप्ति की गई। जो तोकुगावा वंश का वह शासक था, तोकुगावा वंश का वह शोगुन था। जब पश्चिमी देशों ने और अमेरिकन्स ने जापान में प्रवेश कर लिया, जापानी अधिकारियों ने उनके साथ संधियां कर ली, शोगुनों ने उनके साथ संधियां की थी, तब शोगुनों की छवि को काफ़ी कुठाराघात पहुंचा, उनको काफ़ी क्षति पहुंची। अतः जापानियों के द्वारा शोगुनों का दिनों दिन विरोध होने लग गया, विरोध होने लग गया। इन संधियों के परिणाम स्वरूप जापान में इस सामंतवादी व्यवस्था जिसको शोगुन कहा जाता था उनका निरंतर विरोध रहा था। और अंत में हम देखते हैं कि नवंबर 1867 में इस शोगुन के पद को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये जापान में शोगुन व्यवस्था थी। अब हम बात करेंगे मेइजी पुनर्स्थापना। किसकी? मेइजी पुनर्स्थापना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेइजी पुनर्स्थापना। जापान में सम्राट की शक्ति का पुनरुद्धार का अर्थ ही मेइजी पुनर्स्थापना कहलाता है। यानी कि जापान में पहले शोगुनों का दबदबा बना हुआ था 12वीं सदी से 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक, और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जापान में सम्राट का दोबारा उदय होता है। सम्राट पहले भी रहता था लेकिन उनकी शक्ति इतनी नहीं रहती थी। नया सम्राट बना, उसने मेइजी की उपाधि धारण की और उसने शोगुनों के पद को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से जापान में एक तरह से हम कह सकते हैं कि सम्राट की शक्ति का पुनरुद्धार हुआ और इस पुनरुद्धार का अर्थ ही मेइजी शासन की पुनर्स्थापना कहलाता है। जापान में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पश्चिमी देशों के द्वारा जब प्रवेश जापान में कर लिया इन विदेशी शक्तियों ने, तो इसके विरुद्ध एक आंदोलन का जापान में जन्म हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशियों का बहिष्कार करना, शोगुन के पद की समाप्त करना जिनकी वजह से विदेशियों ने प्रवेश पाया था, और सम्राट की शक्ति को पुनः स्थापित करना जो पहले थी उसी तरह से जापान के सम्राट की शक्ति को पुनः स्थापित किया जाए और जापान को एक तरक्की के रास्ते पर लाया जाए। ऐसे समय में बूढ़े शोगुन की 1867 में मौत हो चुकी थी। एक बूढ़ा शोगुन था, उसकी 1867 में मौत हो चुकी थी। फिर उसके स्थान पर केइकी नामक शोगुन बना। 1800 केइकी नामक शोगुन बना बूढ़े शोगुन की मौत के बाद, और 1867 में ही बूढ़े सम्राट की भी मृत्यु हो चुकी थी। उसके स्थान पर मुत्सुहितो, उसके स्थान पर कौन बना? मुत्सुहितो। 24 वर्ष की आयु में जापान का नया सम्राट बना। मुत्सुहितो 24 वर्ष की आयु में जापान का नया सम्राट बना, जिसने मेइजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? मेइजी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ था बुद्धिमत्तापूर्ण शासन। मेइजी का तात्पर्य क्या था? बुद्धिमत्तापूर्ण शासन। 1868 में केइकी ने, जब उन पर दबाव पड़ा, शोगुन थे केइकी, उन्होंने एक तरह से शोगुन के पद को से त्यागपत्र दे दिया और वहीं से शोगुन के पद को भी समाप्त कर दिया। ये
जापानी इतिहास में मेइजी पुनर्स्थापना के नाम से जानी जाती है। अब शासन की जो वास्तविक शक्तियाँ थी, जो कानूनी शक्ति थी, वे सम्राट के हाथों में आ गई और इस घटना को इतिहास में ही, जापानी इतिहास में क्या जाता है, सम्राट की शक्ति का पुनरुद्धार या मेइजी शासन की पुनर्स्थापना के नाम से ये जाना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो शोगुनों के पद की समाप्ति और सम्राट के पास जो नई शक्ति का आगमन हुआ, सम्राट के पास शक्ति का पुनः आगमन हुआ, उसी को मेइजी पुनर्स्थापना के नाम से जाना जाता है। जो मुत्सो हितो, जो 24 वर्षीय युवक था, जो जापान का सम्राट बना, उसी के समय ये सारा कुछ घटनाक्रम घटा। अब मुत्सो हितो के अधीन जापान का जो आधुनिकीकरण हुआ, उसी पर हम चर्चा करेंगे। जापानियों की धारणा थी कि जापान स्वयं एक शक्तिशाली राज्य है, ये जापानियों की हमेशा से धारणा रही है, और राज्य है और बनकर ही वे पाश्चात्य साम्राज्य का एक तरह से क्या कर सकता है, विरोध कर सकता है। जापान की धारणा हमेशा से रही कि जापान एक शक्तिशाली राज्य है और इस राज्य एक शक्तिशाली राज्य बनकर ही वे क्या कर सकता है, पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध कर सकता है। उनके अनुसार विदेशियों से अपने देश की रक्षा करने का एकमात्र, इन विदेशियों से अपने देश की रक्षा करने का एकमात्र उपाय उन्हीं के साधनों, ज्ञान विज्ञान, तकनीकी और सैन्य संगठन को अपनाकर, इन सैन्य संगठनों को अपनाकर उनका मुकाबला वे आसानी से कर सकते हैं और देश के आधुनिक युग का शुभारंभ कर सकते हैं। तो जापानियों की धारणा हमेशा से रही है कि जापान हमेशा से शक्तिशाली राष्ट्र रहा है और जो पश्चिमी राज साम्राज्यवाद उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो जापानियों की धारणा थी कि इन्हीं पश्चिमी राष्ट्रवादियों की, साम्राज्यवादी देशों के जो संसाधन हैं, उनके ज्ञान विज्ञान है, उनकी जो तकनीक है, उनके जो सैन्य संगठन है, उन्हीं को अपनाकर उन्हीं को हथियार बनाकर हम पश्चिमी साम्राज्यवाद का नाश कर सकते हैं जापान के अंदर से, और जापान को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में हम बना सकते हैं। यही जापान का एक तरह से आधुनिकीकरण की ओर जाने का एक रास्ता था। सबसे पहले अब जापान के आधुनिकीकरण में हम बात करेंगे सामंती प्रथा का अंत। क्या बात करेंगे सबसे पहले, सामंती सामंती प्रथा का अंत। सबसे पहले हम बात करेंगे जापान के आधुनिकीकरण की ओर जो कदम बढ़ाया, उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सामंती प्रथा का अंत। जापान में सामंतवाद का अंत अनेक चरणों में हुआ। शोगुन भी एक तरह से, शोगुन जो व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था थी। 5 मार्च 1869 को जापान के जो विभिन्न सामंत थे, सात्सुमा, चोशु, तोसा, हिजन, ये इनके जो डेम्पो थे, इनके जो राज्य था, उन्होंने एक आवेदन पत्र डाला और एक आवेदन पत्र दिया जापान के सम्राट को और समर्पित कर दिया कि आपका जो ये जो हमारे जो राज्य हैं छोटे छोटे, जो हमारे सामंतवाद के दिन हमें प्राप्त हुए थे, वो सम्राट को हम समर्पित करते हैं। और सम्राट ने भी, जापानी सरकार ने भी उसको केंद्रीय शासन की अधीनता में ले लिया। उन राज्यों को, उन सामंतों को केंद्रीय शासन की अधीनता में उनके द्वारा ले लिया गया। 1871 में हम देखते हैं, 1871 तक आते हम देखते हैं कि सरकार ने सामंती रियासतें, जापान में जितनी भी सामंती रियासतें थी, जिनको हान कहा जाता था, सामंती रियासतों को जापान में क्या कहा जाता था, हान कहा जाता था, को पूरी तरह समाप्त कर दिया। हान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और संपूर्ण देश को 3 शहरी प्रदेशों, संपूर्ण जापान को 3 शहरी प्रदेशों, ओसाका, क्योतो और टोक्यो, ओसाका, क्योतो और टोक्यो में बांट दिया और 72 अन्य प्रदेशों में बांटकर केंद्र द्वारा नियुक्त गवर्नरों की वहाँ पर नियुक्ति कर दी। इस प्रकार से जापान में सामंतवादी प्रथा का क्या किया गया, अंत किया गया। वहाँ पर पूरे जापान को 3 ओसो, क्योतो, टोक्यो में 3 प्रदेशों, 3 जो शहर है उनके दिन उसको बंटवारा किया गया और उनके अधीन भी 72 प्रदेशों में उनको बांटकर वहाँ पर सैनिक गवर्नर नियुक्त किए गए, जो जापान को सीधे सम्राट को रिपोर्टिंग वे करते थे। तो बीच में अब जो हान की रियासतें थी उनको समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से 1871 तक आते आते जापान में सामंतवादी व्यवस्था का पूरी तरह से पतन होने लग जाता है। सामंतवादी प्रथा का इसके बाद हम बात करेंगे सैनिक सुधार। कौन से सुधार, सैनिक
सुधार। जापानी सैनिक व्यवस्था भी सामंती प्रथा पर आधारित थी। जब सामंती प्रथा का अंत किया गया तो सैनिक व्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन करना आवश्यक हो गया, क्योंकि जब सामंती ढांचे को ही अपने नष्ट कर दिया तो सैनिक की व्यवस्थाओं में भी आमूलचूल परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। जापान में एक वर्ग था सामुराई वर्ग। कौन सा वर्ग था? सामुराई वर्ग। उसका निर्माण उसी वर्ग से जापानी सेना का एक तरह से निर्माण किया गया था, और सामुराई जो लोग थे उन्हीं से जापानी सेना का गठन किया गया था, उन्हीं को जापानी सेना में प्रवेश दिया गया था। अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और जनसाधारण को भी सैनिक सेवा करने का अधिकार दे दिया गया। जनसाधारण को भी सैनिक सेवा प्रदान करने का अधिकार उनके द्वारा दे दिया गया। अब जापान में जो सैनिक सेवा थी उसका स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। जापान में सैनिक सेवा का स्वरूप कैसा हो गया? राष्ट्रीय हो गया। 1872 तक हम देखते हैं कि जापान में सैनिक सेवा भी अनिवार्य घोषित कर दी गई, यानी कि हर जापान के व्यक्ति को सैनिक सेवा लेना आवश्यक हो गया। जिसे आगे हम देखेंगे जापान में एक तरह से सैनिकवाद की व्यवस्था हो जाती है और सैनिकवाद का प्रचलन होता है। उसका मूल गढ़ यही रहा। हालांकि जापान में सामंतों के समय सामुराई जो वर्ग था उसी के लोग जापान में सैनिक नियुक्त हुआ करते थे, लेकिन अब जापान में चूंकि आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे थे, मुत्सोहितो भी चाहता था कि जन सामान्य को भी सैनिक सेवा का मौका मिले। इस वजह से जापान में सभी के लिए सैनिक सेवा का रास्ता खोल दिया और 1872 तक हम देखते हैं कि जापान में क्या किया गया? जापान में एक तरह से सैनिक सेवा को अनिवार्य घोषित कर दिया गया। अगला है कानूनी समानता की स्थापना। इसकी स्थापना कानूनी समानता की स्थापना। जैसा कि सामंतवादी व्यवस्था थी जापान में तो सबकी समानता, सबको एक समान अधिकार तो प्राप्त नहीं थे, लेकिन जैसे आमूलचूल परिवर्तन हुए जापान में सम्राट के द्वारा जो परिवर्तन किया उनमें कानूनी समानता के ऊपर भी बल दिया गया। सन 1869 में हम देखते हैं कि जापान में सरकारी और व्यावसायिक नौकरियों पर से जो वर्ग विशेष की पाबंदियां थी, भाई ये लोग काम कर सकते थे, ये लोग उनमें सरकारी नौकरियों और व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान थे उन पर काम नहीं कर सकते थे, वह पाबंदियों को जापान में हटा दिया गया। जो 1869 से पहले पाबंदियां लगी हुई थी कि ये वर्ग विशेष ये नौकरी नहीं कर सकता और ये वर्ग विशेष ये नौकरी करेगा, इस तरह की पाबंदियां हटा दी गई और कानूनी समानता के ऊपर बल दिया गया। 1870 में सामान्य जनता को पारिवारिक नाम धारण करने की भी अनुमति प्रदान कर दी गई। पहले सामान्य जनता को अपने पारिवारिक नाम धारण करने की जापान में कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन 1870 के द्वारा कानून के माध्यम से जापान में सभी व्यक्तियों को अपने पारिवारिक नाम धारण करने का अधिकार भी मिल गया। जो पहले केवल सामंतों तक ही सीमित था, केवल सामंत वर्ग ही अपना पारिवारिक नाम धारण कर सकते थे। ये इस प्रकार की जापान में एक व्यवस्था सी बनी हुई थी जो एक वर्ग विशेष को ही फायदा पहुंचाती थी और उनकी शक्ति उन पर लगी हुई थी। इस प्रकार से 1871 में जापान में निम्न वर्ग को भी पूरी तरह से समानता प्रदान कर दी गई। इस तरह से हम देखते हैं कि जापान में क्या किया गया? कानून की समानता की स्थापना की गई और सभी को समान माना गया। अब हम बात करेंगे औद्योगिक विकास, जो काफी महत्वपूर्ण है जापान के इतिहास में। औद्योगिक विकास ये एक तरह से नींव है उस समय की जापान के औद्योगिक विकास की, जो आज जापान अपने आधुनिकता के कारण दुनिया को एक तरह से अचंभित भी कर देता है। जापानी सरकार ने, चूंकि सब कुछ जापान देख रहा था कि यूरोप में क्या हो रहा था, औद्योगिक क्रांति हो रही थी, वहाँ पर किस प्रकार से व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा था, इसलिए जापानी सरकार ने यानी कि जापानी सम्राट ने इस ओर भी ध्यान इंगित किया कि औद्योगिक विकास की भी जापान को आवश्यकता है, तो उसकी ओर भी उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। यूरोप तथा अमेरिका से उन्होंने मशीनें मंगवाई तथा शीघ्र ही विभिन्न प्रकार के कारखाने जापान में स्थापित होने लग गए। जैसे कि 1870 में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई। सबसे पहले 1870 में क्या किया गया? जापान में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई। तत्पश्चात उसी के अधीन विभिन्न प्रकार के कारखाने जापान में स्थापित किए गए। ये मशीनें कहाँ से मंगवाई गई थी? यूरोपीय और अमेरिकन देशों से मशीनें मंगवाई गई, जिसके माध्यम से जापान ने अपना आधुनिकीकरण किया और औद्योगिक विकास किया। 1871 में सबसे पहले जापान में एक तरह से मशीनों के पुर्जे बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित कर दिया कि भाई यूरोप और अमेरिका से मशीनें मंगवाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे यहीं हम अपनी मशीनें बनवाएंगे, जो आज भी अनवरत रूप से जारी है। इसी तरीके से 1875 में सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया। 1876 में कांच बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। इसी तरीके से
1868 में पहले ही वहाँ पर जापान में सात्सुमा जो रियासत थी, आन राज्य था सात्सुमा का, वहाँ पर कारखाना, सूती वस्त्र का कारखाना वहाँ पर पहले ही स्थापित हो चुका था। 1870 में ओशु में रेशम लपेटने का कारखाना भी स्थापित हो चुका था। 1890 तक जापान में जो कारखाने थे वे वाष्प प्रचलित कारखाने हो चुके थे, यानी कि आधुनिक तकनीक का, उस समय तत्कालीन तकनीक का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाने लग गया था, जो जापान के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। 1872 में जापान में सर्वप्रथम रेल लाइनों का निर्माण हुआ और 1894 तक संपूर्ण देश में रेल लाइनों को बिछा दिया गया। 1872 में जापान में क्या हुआ, रेल लाइनों का निर्माण किया गया सबसे पहले। 1894 तक संपूर्ण जापान में रेल लाइनों को बिछा दिया गया, जिससे जापान में एक तरह से औद्योगिक विकास को काफ़ी महत्व प्रदान हुआ और काफ़ी उसका विकास हुआ। 1868 में जापान में तार लाइनें भी बिछा दी गई। सरकार ने टोक्यो और ओसाका, ये दो प्रमुख शहर थे जापान के उस समय, वहाँ पर तोप, बंदूक, गोला बारूद आदि आदि के कारखाने भी वहाँ पर स्थापित कर दिए गए। ये सभी जापान के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इसी तरीके से जापान में 1873 में जापान में एक नेशनल बैंक की स्थापना की गई, जो 1880 तक देखते हैं कि उनकी संख्या बढ़कर 150 तक पहुँच जाती है। 1884 में जापान में बैंक ऑफ जापान की भी स्थापना कर दी जाती है। 1885 में जापान में कौन से बैंक की स्थापना की जाती है, बैंक ऑफ जापान की स्थापना की जाती है। 1873 में जापान में पहले एक नेशनल बैंक की स्थापना हुई। 1880 तक देखते हैं जापान में 150 से भी अधिक बैंक स्थापित जापान के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित कर दिए जाते हैं और 1885 में जापान में बैंक ऑफ जापान की स्थापना हो जाती है। इसी तरीके से जापान में खान विभाग की भी स्थापना हुई। 1880 तक हम देखते हैं कि सरकार की ओर से 8 और कोयले की खानें स्थापित की गई, जो औद्योगिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इसी तरीके से लोहे की खानें भी जापान में शुरू हो चुकी थी। तो औद्योगिक विकास, रेल लाइनों का विस्तार, बैंकों के विकास के फलस्वरूप जापान का जो आर्थिक ढांचा है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो आर्थिक ढांचा स्थापित हुआ जापान का, वह आज भी अनवरत रूप से जारी है। यही जापान में मेइजी पुनर्स्थापना या जापान का आधुनिकीकरण कहलाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में जापान ने देखो किस प्रकार से तरक्की की, यानी कि जापान में जो यूरोपीय और अमेरिकन शक्तियां आकर अपना विस्तार करना चाहती थी, जापान ने बड़ी चालाकी से उन्हीं यूरोपियन और अमेरिकन से शक्तियों से मशीनों, पुर्जों को खरीदा, उनको सीखा, समझा और अपने यहाँ पर मशीनों को लगाया और इस प्रकार से जापान ने अपना आधुनिकीकरण किया। इसके बाद हम देखेंगे कृषि संबंधी सुधार। जापान में कृषि संबंधी क्योंकि हर क्षेत्र में जापान में सुधार हुआ, इसलिए जापान का आधुनिकीकरण बोला जाता है। मेइजी शासन के दिन 1872 में किसानों को उनके खेतों में स्वामित्व स्थापित हो गया। पहले सामंतों के दिन था, 1872 तक आते आते हम देखते हैं कि किसानों पर उनका स्वामित्व स्थापित कर दिया गया। सरकार ने अब उपज का भाग लेने के स्थान पर उनसे नगद मालगुजारी लेना शुरू कर दी। किसानों से पहले उपज का भाग लिया करते थे मेइजी पुनर्स्थापना से पहले, अब क्या किया, उनसे केवल नगद मालगुजारी वसूल करना शुरू कर दिया। किसानों ने शोगुन शासन का विरोध किया था और मेइजी व्यवस्था का समर्थन इस आशय से ही किया था, इस आशा से किया था कि सभी सरकारी भूमि उनमें बांट दी जाएगी, परंतु सरकार ने सामंतों के दबाव में आकर ऐसा नहीं किया। यहाँ पर थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल जाती है। 1883 से 1890 तक कर वसूल करने के लिए किसानों पर घोर अत्याचार किया गया। तो जापानी समाज का जो वर्ग सामंती व्यवस्था के अंतर्गत शोषित था, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत उसका शोषण चलता रहा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृषि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन तो किया गया, लेकिन सामंतों का विभिन्न प्रेशर था और उनको जो ज़मीनें मिलनी चाहिए थी, जो सरकार के अधीन थी, वह उनको नहीं मिली, बल्कि सामंतों के पास ही वे ज़मीनें रही। हाँ, जिन किसानों के पास अपनी ज़मीनें थी उनको स्वामित्व दे दिया गया, उनसे नगद मालगुजारी उनके द्वारा वसूल की गई। लेकिन शोगुन व्यवस्था का जो किसानों ने विरोध किया था, सामंतवादी लोगों का, उसका उनको फल अधिक नहीं मिला। फिर भी आने वाले समय में इसका काफ़ी कुछ इसमें सुधार हुआ। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा में सुधार। किसी भी देश की आधुनिकता में शिक्षा का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा में सुधार, शिक्षा में सुधार।
1811 में जापान में शोगुन शासन ने, जो शोगुन शासन था उनका, पाश्चात्य भाषाओं को ग्रंथों का जापानी भाषा में अनुवाद कराने के लिए एक संस्था स्थापित की थी उन्होंने, बांशो शिरो बेशो। कौन सी संस्था स्थापित की थी? बांशो शिरो बेशो। कौन सी संस्था थी ये? बांशो शिरो बेशो, बांशो शिरो बेशो, ये संस्था इनके द्वारा स्थापित की गई थी। शोगुनों ने क्या किया था कि विभिन्न देशों के जो ग्रंथ थे, पाश्चात्य भाषाओं के ग्रंथ थे, उनका जापानी भाषा में अनुवाद करने के लिए एक संस्था का गठन किया था, वो था बांशो शिरो बेशो, स्थापित की गई थी। उससे 1857 में एक विद्यालय के रूप में परिणत कर दिया गया, विद्यालय के रूप में बदल दिया गया। बाद में इसको 1811 में स्थापित की गई थी और 1857 तक हम देखते हैं इसको क्या किया, एक विद्यालय के रूप में बदल दिया गया। अब ये क्या कहलाया है? विद्यालय। कौन सा? बांशो शिरो बेशो, बांशो शिरो बेशो, ये क्या कहलाया? बाद में 1857 में एक विद्यालय ये कहलाया। 1871 में जापान में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इसमें कानून बनाकर यह व्यवस्था कर दी गई। 1871 में जापान में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और एक कानून बनाकर यह व्यवस्था की गई कि जापान के हर व्यक्ति, चाहे ऊंचा हो नीचा हो, स्त्री हो पुरुष हो, सबको शिक्षा प्राप्त करने को समाज में अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी, यानी कि सबको शिक्षा प्राप्त करनी ही, जन्म जाति भेद आदि इसका कोई वहाँ पर कोई व्यवस्था, इस तरह की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। और वहाँ पर ऊंच नीच के इस आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संपूर्ण देश को 8 विश्वविद्यालय क्षेत्रों में बांटा गया। जापान में आधुनिकीकरण में क्या किया गया? संपूर्ण देश को जापान में 8 विश्वविद्यालय क्षेत्रों में बांटा गया और प्रत्येक क्षेत्र में 32 माध्यमिक विद्यालय प्रदेश बनाए गए। माध्यमिक विद्यालय प्रदेश बनाए गए और प्रत्येक प्रदेश को 210 प्राथमिक पाठशाला इलाकों में विभाजित किया गया और प्रत्येक 600 व्यक्तियों के लिए एक प्राथमिक पाठशाला स्थापित की गई। इसको ऐसे समझो कि पूरे जापान को 8 विश्वविद्यालय क्षेत्रों में बांटा, ठीक है ना। इनको क्या किया गया? फिर 32 माध्यमिक प्रदेशों में, ठीक, इन 32 को भी 210 प्राथमिक पाठशालाओं में बांटा गया और फिर 600 व्यक्तियों के ऊपर एक प्राथमिक पाठशाला। इस प्रकार से व्यवस्था गठित की गई। पूरे जापान को 8 विश्वविद्यालय क्षेत्रों में बांट दिया गया। उसके पश्चात इन 8 के अधीन 32 माध्यमिक प्रदेश बांटे गए और इन 32 माध्यमिक प्रदेश के अंतर्गत पूरे जापान में 210 प्राथमिक पाठशालाएं गठित की गई और प्रत्येक पाठशाला में 600 व्यक्तियों को, एक तरह से 600 व्यक्तियों के ऊपर एक पाठशाला एक तरह से जापान में स्थापित की गई। इसी तरीके से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए पहले 4 वर्ष का और बाद में 6 वर्ष का शिक्षण काल को पूरा करना अनिवार्य बना दिया गया। यानी कि 6 वर्ष के जो भी बालक बालिका होंगे उसके लिए पहले 4 वर्ष का, उसके पश्चात 6 वर्ष का शिक्षण काल पूरा करने के लिए अनिवार्य उनको बना दिया गया। 1869 में ये दो, जो टोक्यो के कन्फ्यूशियस विद्यालय, शोगुनी आयुर्वेदिक शिक्षालय और बांशो शिरो बेशो का मिलाकर एक नया राजकीय विश्वविद्यालय बनाया गया। 1877 में इसका नाम क्या रखा गया? टोक्यो विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया। किसको किसको मिलाकर? 1869 में बांशो शिरो बेशो को मिलाया, कन्फ्यूशियस विद्यालय को मिलाया और साथ में शोगुनी आयुर्वेदिक एक विद्यालय था उसको मिलाकर, तीनों को मिलाकर क्या किया गया? टोक्यो विश्वविद्यालय का गठन किया गया 1877 में। 1870 में जापान में समाचार पत्र भी प्रकाशित होने लगे थे और इसका पहला समाचार पत्र था योकोहामा माइनिची नामक समाचार पत्र, ये शुरू हो चुका था। तो शिक्षा के क्षेत्र में जापान में एक अभूतपूर्व उन्नति देखने को हमें मिल जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे धार्मिक जीवन में परिवर्तन। धार्मिक जीवन में परिवर्तन।
जापान के सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा था, तो धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन किया गया। शोगुन जो थे सामंतवादी लोग, उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, परंतु मेइजी पुनर्स्थापना के बाद जापान के प्राचीन जो धर्म था शिंतो धर्म, जापान का प्राचीन धर्म कौन सा कहलाता है? शिंतो धर्म। इसको जापान में क्या किया गया? राजकीय धर्म घोषित कर दिया गया। जापानी सम्राट ने, मुत्सुहितो ने शिंतो धर्म को जापानी सम्राट ने राजकीय धर्म घोषित कर दिया। जो शोगुनों के समय क्या था? पहले बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म था, उसके स्थान पर शिंतो धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया गया। शिंतो धर्म में सम्राट के प्रति आदर के विशिष्ट स्थापना थी और इस विशिष्ट स्थान था। शिंतो धर्म में जापान का जो सम्राट था उसके प्रति एक विशेष स्थान था, जो जापान में राष्ट्रीय चेतना और एकता के लिए भावना उत्पन्न करने वाला था। इसलिए जापानी सम्राट ने शिंतो धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। अंतिम जो बिंदु हम देखेंगे वह संविधान का निर्माण। किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए एक अच्छा संविधान जरूरी है। संविधान का निर्माण। कौन सा निर्माण? संविधान का निर्माण। मार्च 1882 को जापानी सम्राट ने या जापानी सरकार ने इतो हिरोबुमी अध्ययन करने के लिए जापानी सरकार ने उनको भेजा। इतो ने बर्लिन, वियना, पेरिस, लंदन और रूस होते हुए जापान लौटे और वहाँ की व्यवस्थाओं को उन्होंने अच्छी तरह से जाना, पढ़ा लिखा और उसी की व्यवस्था के आधार पर जापान में इतो हिरोबुमी ने संविधान का प्रारूप 3 व्यक्तियों के साथ मिलकर तैयार किया। 11 फरवरी 1889 को नए संविधान की घोषणा जापान में की गई, जिसे मेइजी संविधान कहा जाता है। 11 फरवरी 1889 को जापान में एक नए संविधान की घोषणा की गई, जिसको क्या कहा जाता है? मेइजी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इस नए संविधान में संसद, जापान में संसद को क्या बोला जाता है? डाइट। संसद अथवा डाइट के संगठन का एक तरह से प्रावधान किया गया। उसमें 2 सदन रखे गए, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन में जो सामंत वर्ग एवं सम्राट द्वारा मनोनीत व्यक्ति वह होते थे, उसमें सामंत वर्ग, और जो सम्राट द्वारा मनोनीत व्यक्ति उसमें वो हुआ करते थे। और निम्न सदन में जापान की का जो व्यक्ति 15 येन क्या है? जापान की मुद्रा है। 15 येन या इससे अधिक का कर देने वाले व्यक्ति निम्न सदन के प्रतिनिधि बन सकते थे। डाइट का अधिवेशन हर 3 वर्ष में होना जरूरी था। इस प्रकार से जापान का आधुनिकीकरण हुआ। मेइजी पुनर्स्थापना के नाम से भी ये जाना जाता है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।